कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 1। मैंने ये पहले वाले वीडियो में करवा दी ये नोट्स। मैं आपको एक बार रिवाइज के लिए बता रही हूँ कि अपन एक बार रिवाइज कर ले कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो मैंने उसमें पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था जनन। देखो, जनन क्यों आवश्यक होता है? जीवों द्वारा अपने समान सतति उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में सबसे अच्छे से पढ़ा रखा है और समझा रखा है। देखो बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका ओल्ड है। हाँ, मेरे पढ़ाने का तरीका ओल्ड है, लेकिन जो मैं नोट्स बनाती हूँ वो अभी जो 2023-24 के है ना, वही नोट्स है, न्यू सिलेबस है। तो आप देखो, बहुत से टीचर क्या करते हैं, पोस्टर पे पढ़ाते हैं। तो वो कैसे पढ़ाते हैं? एक टॉपिक लिया और उसको समझा दिया और उसके नोट्स बिल्कुल नहीं लिखवाते। तो क्या ये जो समझाया उन्होंने वो अपन राइट डाउन कर पाएंगे, पेपर में लिख पाएंगे, या पेपर तक याद रहेगा अपन को? तो हमें तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पेपर में लिखने के लिए नोट्स की ज़रूरत होती है और वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ, है ना। तो नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए नोट्स लिखना भी तो ज़रूरी है। देखो, पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वहाँ तो कॉपी भरनी पड़ेगी, है ना। कॉपी भरनी पड़ेगी, तो क्या अपन समझ के कॉपी भर सकते हैं? ये नोट्स को पढ़ के अच्छे से, मैं जो नोट्स पढ़ा रही हूँ ना आपको, उसको 2 या 3 बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अपन क्लास 12th के इतने अच्छे से नोट्स बना के कर रहे हैं। मैं आपको एक एक चीज़ समझा के दे रही हूँ, तो आपको इसे पोस्टर पे देख के अरे यार ये वीडियो तो अच्छी लग रही है, तो उसको देख के भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि वो टीचर क्या करते हैं, बस सिर्फ पोस्टर पे चलाते हैं। बस उनका ये लगे कि हाँ, तरीका पढ़ाने का यूनिक है, लेकिन वो पढ़ाते कुछ नहीं है। उनको क्या, बस टॉपिक समझाना होता है, बस टॉपिक समझाया और निकल लेते हैं, है ना। और अपन क्या कर रहे हैं, अपन टॉपिक समझने के साथ साथ उनको राइट डाउन कर रहे हैं, उनके नोट्स बना रहे हैं। और नोट्स ज़रूरी है, पेपर में मार्क्स लाने के लिए नोट्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो मैंने ये सारे नोट्स पार्ट 1 में करवा दिए। जीवन अवधि किसे कहते हैं, ठीक है, जनन कितना प्रकार का होता है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये सारे मैंने पार्ट 1 में करवा दिए। देखो, समसूत्री विभाजन क्या होता है, किसमें समसूत्री विभाजन होता है, किसमें नहीं होता है, ये भी मैंने पार्ट 1 में बता रखा है। ठीक है, तो द्विखंडन किसे कहते हैं, पौधों में कायिक जनन होता है, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। विखंडन किसे कहते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में करवा दी हैं। ठीक है, बहुविखंडन क्या होता है, ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है या प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है ना। पुट्टी भवन क्या होता है, बीजाणु जनन क्या होता है, विखंडन वगैरह वगैरह मैंने सब पार्ट 1 में पढ़ा दिया। तो आप पहले पार्ट 1 को जाके देखना, फिर देन पार्ट 2 को देखना। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मुकुलन, इसको बोलते हैं बडिंग। देखो, मुकुलन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें भी नर व मादा का संलयन नहीं होता। ये सिर्फ एक जनक कोशिका अपने समान एक से अधिक संतति उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो जनक से जुड़ा हुआ जनक के समान प्रवृत्त बर्ड या कलिका कहलाता है। यह कलिका जनक से अलग होकर नए संतति का निर्माण करता है। देखो, ये जनन कोशिका है ना, ये मान लो ना, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या बनेगा, ऐसी संरचना बनाएगा। इसे बोलते हैं अपन बर्ड या कलिका, इसको बोलते हैं बर्ड या कलिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे अपने जनक कोशिका से टूटने लगता है या अलग होने लगता है। पहले यहाँ पे इतना गैप था, अब धीरे धीरे अलग होने लगेगा और ये अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है और जनक कोशिका अलग हो जाती है और प्रवृत्त अलग हो जाता है। और प्रवृत्त क्या होता है, ये एक नई संतति होती है। एक तरह से माना जाए ना, तो प्रवृत्त एक नई संतति का निर्माण होता है ना। ठीक है, तो अब आता है अपना मुकुलन, बाह्य मुकुलन, आंतरिक मुकुलन। जब ये संरचना शरीर के अंदर बनने लगे, जब ये संरचना जो बर्ड होता है ना, कलिका, जब ये संरचना शरीर के अंदर बनने लगे तो इसको बोलेंगे अपन आंतरिक मुकुलन। और जब ये कलिका शरीर के बाहर बनती है तो इसे बोलेंगे बाह्य मुकुलन। ठीक है, ये किस में होता है, बाह्य मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में होता है और ये स्पॉन्स में होता है, जैसे बीजाणु है ना। ठीक है,
ओके। जैसे अब आता है अपना खंडीकरण, फ्रेगमेंटेशन। देखो खंडीकरण का मतलब से समझ में आ रहा है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब देखो नाम से समझ में आ रहा है अपन को। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना, है ना, एक से अधिक खंडों में टूटना। खंडीकरण का मतलब यही होता है ना। फ्रेगमेंटेशन जीव के शरीर के हर खंड से नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाता है, जिसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। देखो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, ये नीट IIT जेम में पूछे जाते हैं। जब आप आगे जाके, जैसे आपने 12th में बायो ले रखी है, तो आप नीट की, कोई बच्चा नीट की तैयारी करेगा तो वो आपको ऐसे पूछेगा कि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो प्लेनेरिया में होता है, हाइड्रा में होता है। ये बाह्य मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होगा, और ये स्पॉन्स में होगा। ठीक है, तो अपन को ये एग्जाम्पल भी याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन आता है अपन, देखो अब ये है प्लेनेरिया, अपना है प्लेनेरिया, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। तीनों भाग क्या होंगे, एक नई संतति का निर्माण करेंगे। ये अपनी क्या होगी, संतति हो गई, ये अपनी एक नई संतति हो गई। ठीक है, अब आता है कायिक जनन। कायिक जनन किस में होता है, पौधों में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जनक के शरीर में पर्वत निर्मित होता है और पर्वत नए जीव का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पर्वत क्या करते हैं, नए जीव का या संतति का निर्माण करते हैं। जैसे आलू देखा होगा आपने, जब बारिश का मौसम वे आलू के लगाने का टाइम आता है तो उनसे आंखें निकलती हैं, तो क्या उन्हें अपन प्रवध नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार के प्रवध होते हैं। जलकुंभी बायोफिल्म को पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक पत्ती से एक से अधिक बायोफिल्म के पौधों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब ये आलू है, अपना आलू है, तो क्या करेंगे, इसमें आंखें निकलेगी। जब इस पार्ट को मैं आलू में से ये पार्ट निकाल के अलग कर लूँ तो ये एक पूरी संतति का निर्माण कर देगा, एक पूरे आलू का एक से अधिक का निर्माण करेगा। ये अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। अब मैंने पार्ट 1 में बताया था अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती है और प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या होती है। अनुकूल परिस्थितियाँ वो होती है जो अपने शरीर के अकॉर्डिंग होती हो, जिससे अपना शरीर सहन कर पाए। ठीक है, जिससे अपना शरीर सहन कर पाए, वो अपनी अनुकूल परिस्थितियाँ होगी। ठीक है, देखो आलू में आंकलिका होती है, अदरक में राइजोम होते हैं, बायोफिल्म में पत्रकलिका होते हैं, जलकुंभी में भूस्तारिका होती है। ठीक है, तो ये अपना इसी के साथ लैंगिक अलैंगिक जनन हुआ कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है भाई, लैंगिक जनन उसमें ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मक संलग्न होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। ये द्विजन के होता है जिसमें नर व मादा होते हैं। नर युग्मक उत्पन्न करता है और मादा युग्मक उत्पन्न करता है। जब इन दोनों का निषेचन किसे कहते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो अपन निषेचन कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, और जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ अलैंगिक जनन में जो मुकुलन और खंडीकरण, पुष्टिवरण जो भी क्रियाएं होती उसमें जो नई संतति का निर्माण होता है पूरी डिक्टो अपने जनक के समान होता है। लेकिन इसमें लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। ये फलस्वरूप माता पिता के अनुवांशिक रूप से भिन्न संतति, हाँ होता है, माता पिता की तरह ही होते हैं, लेकिन पूरी तरह से पूरे डिक्टो माता पिता की तरह नहीं होते। इनमें कुछ जीन उत्परिवर्तन भी हो जाता है, कोई अपने दादा पे जाता है, कोई अपनी दादी पे जाता है, कोई नाना पे जाता है तो कोई नानी पे जाता है। कुछ लक्षण अलग होते, बिल्कुल डिक्टो अपने माता पिता की तरह नहीं होते। ठीक है, इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, ये विकास में सहायक है। ये विस्तृत धीमी प्रक्रिया एवं जटिल प्रक्रिया। लैंगिक जनन क्या होता है, एक तो धीमी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है ना कि जैसे नर युग्मक हो मादा युग्मक का संलयन हुआ, जल्दी से जायगोट बना और भ्रूण हो और जीव बन गया। इसमें भी मनुष्य को जीव उत्पन्न करने के लिए 9 महीने का समय होता है, तो ये एक धीमी और जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब जीवन अवधि, इसमें क्या होता है, लैंगिक अनन में 3 प्रकार की जीवन अवधि होती है। किशोरावस्था, कायिक प्रावस्था, इसे अपन जैसे इसमें पढ़ रहे हैं अपन प्लांट में, है ना, जनन प्रावस्था और वृद्धावस्था। कायिक प्रावस्था क्या होती है, जो अपना बचपन
1 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु की जो आयु होती है उसे अपन कायिक प्रवस्था या किशोरावस्था कहते हैं। देखो, कायिक प्रवस्था, जनन प्रवस्था और वृद्धावस्था। उच्च वर्ग जिसे आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म में कायिक प्रवस्था में अंग में पुष्प का आना जनन प्रवस्था की शुरुआत है। अब देखो, 1 वर्षीय पौधा किसे कहेंगे, द्विवर्षीय पौधा किसे कहेंगे और बहुवर्षीय पौधा किसे कहेंगे। 1 वर्षीय पौधा वो होता है जैसे मक्का, जो सीजन में एक बार लगे। मैं बोलूँ इस 1 वर्षीय पौधे का मतलब ये नहीं है कि वो 1 साल तक रहे, ऐसा नहीं है। 1 वर्षीय मतलब पौधों के में क्या होता है, 1 वर्षीय का मतलब होता है सीजन में एक बार लगना। ठीक है, आया समझ में। 1 वर्षीय पौधे का मतलब होता है सीजन में एक बार लगना। द्विवर्षीय पौधे का मतलब होता है सीजन में 2 बार लगना। और बहुवर्षीय पौधों का मतलब होता है सीजन में 2 या 3 बार लगना। ठीक है, तो अपना होता है, देखो इसका फर्स्ट का उदाहरण हो गया मक्का, अदरक। और बहुवर्षीय पौधा होता है बांस। 50 से 100 सालों जीवन में एक बार पुष्पन करता है। एक बार पुष्पन करता है मतलब जब पुष्पन करता है तो उसकी कौन सी अवस्था होती है, वो जनन प्रवस्था होती है। मतलब 50 से 100 सालों तक उसकी कौन सी अवस्था होती है, कायिक प्रवस्था होती है। आया समझ में। जब तक जनन नहीं करेगा, जब तक पौधा जनन नहीं करेगा तब तक उसकी कायिक अवस्था होगी। जब वो जनन करने लगता है तो उसकी जनन अवस्था शुरू हो जाती है। एनिमल्स में किशोरावस्था के दौरान शारीरिक व आकार के बदलाव आते हैं, फिर ये जनन प्रवस्था में प्रवेश करते हैं। जैसे एनिमल होते हैं, देखो एनिमल क्या होते हैं, जब छोटे होते हैं, जब वो जनन प्रवस्था की तैयारी कर रहे थे तो अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए, और शरीर मजबूत होगा तभी तो वो जनन प्रवस्था की तरफ कदम बढ़ेंगे। देखो, पक्षी मौसमी आधार पर अंडे देते हैं, परंतु पोल्ट्री फॉर्म में कृत्रिम तौर पर विकसित किए जाते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं ना, वो विशेष मौसम में ही बच्चों को जन्म देते हैं या जनन करते हैं। वो बात अलग है कि जो कृत्रिम रूप से अपन, जैसे बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं उनमें क्या होता है, कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से इनको जनन करवाया जाता है। जैसे आजकल पेड़ पौधों में भी हो गया, जब अपन कहीं गार्डन में या पौधे लेने चलते हैं तो छोटे से गुलाब में फूल लगा होता है, तो क्या उसकी जनन अवस्था प्रारंभ हो चुकी होगी? नहीं। क्योंकि उसकी कायिक प्रवस्था को कम कर दिया जाता है। जब उनकी कायिक प्रवस्था को कम कर दिया जाता है तो उनको आर्टिफिशियल तरीके से जनन अवस्था में प्रवेश कराया जाता है। आर्टिफिशियल तरीके से जनन अवस्था में प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है, इसी तरह पक्षियों में भी होता है। अब देखो, जनन प्रवस्था, जंतुओं में किशोर अवस्था में जनन की तैयारी अवस्था होती है। प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम आने पर ही अंडे देते हैं। ठीक है, अगला होता है अपना जनन प्रवस्था के दौरान उपरास्तनीय मादा में के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक व सहायक वाहिका है और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे मनुष्य में, जैसे लड़कों में जनन अवस्था प्रारंभ होती है तो क्या होती है, उनमें दाढ़ी मूंछें आने लगती है, उनकी आवाज़ में भारीपन होने लगता है ना, शरीर सुडौल और मजबूत बनने लगता है। जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन आते हैं जिन्हें मध्य चक्र कहते हैं। जबकि प्राइमेटों जैसे बंदर, एम्स, मनुष्य में यह ऋतु स्राव चक्र कहलाता है। ठीक है, अब आता है अपना मौसमी प्रजनन और सतत प्रजनन। अपनी जनन प्रवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करती है जिससे कारण वे मौसमी प्रजनन कहलाते हैं। एक विशेष मौसम में जन्म देने वाले जो पक्षी होते हैं उनको मौसमी प्रजनन कहा जाता है। सतत प्रजनक क्या होते हैं, अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण सतत मतलब अपने पूरे जीवन काल तक वो जनन कर सकते हैं, उन्हें सतत जनक कहते हैं। ठीक है, अब आता है अपना वृद्धा अवस्था। ठीक है, जनन प्रवस्था होगी, कायिक प्रवस्था होगी, अब होती है अपनी वृद्धा प्रवस्था। जनन वायु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जाता है। शरीर में जीवन अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचय मंद गति से होने लगते हैं। जैसे शरीर में जब वृद्धावस्था शुरू होने लगती है तो जनन क्षमता कम होने लगती है,
उनकी उपापचय क्रियाएं कम होने लगती है, हार्मोन का स्रावण या कम होने लगता है। ठीक है, अपने शरीर में जो कमजोरियाँ आने लगती है, हार्मोन का रिलैक्सेशन कम होने लगता है, तो अपन को पता चलता है कि अपन वृद्धावस्था की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वृद्धावस्था अंत मृत्यु तक ले जाती है। पादप तथा प्राणियों दोनों में ही यह तीनों प्रवस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी, और इनके लिए सबसे देखो, कायिक प्रवस्था के लिए, जनन प्रवस्था के लिए और वृद्धावस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? हार्मोन उत्तरदायित्व है। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं। तो ये अपना पार्ट 2 होता है कंप्लीट। इससे आगे वाले जो लैंगिक जनन है मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगी। अपन धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो बाद में जाके आप बड़ी बड़ी वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस तब तक के लिए आपको ये वीडियो देखनी है, इनको समझना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। ठीक है, तो मैं आपको पूरे प्रॉपर तरीके से नोट्स करवाऊंगी, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस ऐप को सब्सक्राइब कर लेना। इस ऐप पर 12th साइंस के सारे नोट्स कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।